मनोज जी, अब अगले रीजन की बात कर लेते हैं। मगध 51 सीटों वाला मगध क्षेत्र है, इसमें इसी में पटना आता है, नीतीश कुमार का नालंदा भी यहीं आता है और जीतन राम मांझी का गया भी। इसके अलावा जहानाबाद, औरंगाबाद, शेखपुरा, लखीसराय और नवादा, ये वो इलाका है जहां पर 2020 में तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने लीड ली थी और एनडीए को हुआ था जबरदस्त घाटा। क्या नीतीश कुमार फिर से इस इलाके में मजबूत हो रहे हैं? क्या तेजस्वी अपना स्ट्रांग होल्ड बनाए रखने में, बरकरार रख पाने में कामयाब हुए? दिखाते हैं इंडिया टीवी का और मेट्राइज का एग्जिट पोल मगध के लिए क्या कह रहा है, मगध की 51 सीटों के लिए। तो देखिए नंबर आपके सामने आ गया है। मगध में एनडीए 30 से 35 सीटें जीत सकता है और महागठबंधन 17 से 22। तो ये वो क्षेत्र था जहां पिछली बार महागठबंधन बेहतर किया था, वहां भी इस बार आगे एनडीए दिखाई दे रहा है और जन स्वराज को यहां भी 0 से 1 सीट। तो इसके जुड़ते ही आप देखिए एनडीए 100 से 113, 122 चाहिए सरकार बनाने के लिए और 3 क्षेत्र हमने बताए हैं आपको सर्वे के हिसाब से, उसी में 100 को पार करता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है। अधिकतम 113 तक जा सकता है इन 152 सीटों में और महागठबंधन बहुत पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है 42 से 55। मतलब मनोज जी का सर्वे अगर सही आंकलन दे रहा है तो इसके हिसाब से तो महागठबंधन लोगों के दिमाग में कभी घर कर ही नहीं पाया इस चुनाव में कम से कम। और एनडीए इस जैसे जैसे वोटिंग की तारीख आती गई वो गैप को बढ़ाती गई। अभी 152 सीटों का सर्वे हमने खोला है, उसी में 100 से 113 3 क्षेत्र आपको हमने बता दिए हैं, मगध, अंगिका और इसके अलावा मिथिलांचल। मनोज जी बाकी कहानी आप बताइए। देखिए जो आपने कहा कि भाई एनडीए यहाँ भी बिछड़ रही है, जैसे अब मगध वाला एरिया ले लीजिए तो पटना की 14 सीट 9 सीटें हार चुकी थी बीजेपी वहाँ पे, लेकिन इस बार इससे अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रही है। तो एनडीए इस बार लगभग हर क्षेत्र में आप किसी भी रीजन में जाएंगे तो पिछले की अपेक्षा वो बेहतर करते हुए और उसका जो कोर वोटर था, जो महिला थी, जो जिनको लाभ पहुंचा रखे थे नीतीश जी ने, और बार बार महिलाएं ये बोलती थी कि इस बार कर्ज उतारने का समय आ गया है और वो कर्ज उतारने के लिए काफी बढ़ चढ़कर आगे हुई थी। अभी बहुत सारे प्रश्न हुए थे मेरे बैठने के पहले कि भाई महिलाओं का इतना बड़ा गैप, 11% का वोट, 12% का वोट एनडीए और महागठबंधन में हुआ था। यदि ये गैप न रहे तो एनडीए कहां से वोट लेकर? मैं बता देता हूं ना, आपने महिलाओं का वोट बताया 65% एनडीए के लिए और उधर महागठबंधन के लिए मात्र 27%। जो पिछली बार 41% एनडीए की तरफ था वो हो गया 65%, 25%, 24% का इजाफा। ये इजाफा आप पोल भी देखिए, जिस तरीके से पोल बढ़ा है और इस पोल बढ़ने में जो अभी परसेंटेज आज तो लग रहा है कि 75% से ऊपर हो जाएगा सेकंड पोल का जो है, तो ये आंकड़ा इसलिए नहीं बढ़ा कि सिर्फ पुरुष वोटर आए हैं, महिला वोटर काफी बढ़ चढ़ के, जैसे हम लोग क्षेत्र में बात कर रहे थे, अपने बच्चों से पूछ रहे थे तो उनका कहना था कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं काफी लंबी लाइन लगा के खड़ी है। और शाम का 6:30 बजे की बात थी, कैमूर के कुछ जिलों की बात मैं बता दूं, रोहतास के कुछ जिलों की बात बता दूं, गया के कुछ जिलों की बात बता दूं, वहां पे मुझे जो लोगों का कहना था कि 9 बजे रात तक भी पोल चल सकता है। तो ये आंकड़े जब आएंगे तो जो मैं 75% का बता रहा हूं आपको, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा बड़ा हो और पूरा ओवरऑल आंकड़ा लेकर चलेंगे तो पिछली बार के जो वोट पोल है उसमें में और आज के पोल में कम से कम 15% से ऊपर का भी आपने अलग अलग जाति का क्या रुझान रहा वो सब भी डेटा निकाला होगा, लेकिन अगर महिला वोट 65% एक तरफ है तो फिर तो कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी तो इसीलिए मैंने खत्म किया ना, मैंने कहा कहानी को आगे बढ़ाया, मैं तो रखा ही हूं। अरे एक और क्षेत्र बता देता हूं आपको, भोजपुर का इलाका, यहां 67 सीटें हैं और भोजपुर के 2 पार्ट हैं। गंगा के उत्तर में 5 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण। यहां एनडीए का जोर चला था पिछली बार और गंगा के दक्षिण में भोजपुर के 4 जिले आते हैं, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। इन 4 जिलों में महागठबंधन मजबूत था। तो 2025 में क्या होता दिखाई दे रहा है, इंडिया टीवी मेट्राइज के एग्जिट पोल में जो दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। बिहार के भोजपुर की 67 सीटों का एग्जिट पोल कह रहा है एनडीए 37 से 42। भोजपुर में एनडीए 37 से 42 सीटें 67 में से और महागठबंधन 20 से 25। तो टक्कर भी थोड़ी बहुत ही दे पाई महागठबंधन की टीम इस क्षेत्र में भी और जन स्वराज को यहां भी अधिकतम 1 सीट जाती हुई दिख रही है हमारे इस एग्जिट पोल में और भोजपुर में अन्य के खाते में 0 से 1 सीट। अब देखिए साहब, 243 में से 219 सीटों का सर्वे, 135 से 155 एनडीए। अभी कुछ सीटें आना जो है, अभी 24 सीट का सर्वे जो अभी आना बाकी है और उसी में 137 सीटें एनडीए बता रहे हैं आप, मिनिमम 137 बता रहे हैं, 122 पे सरकार बनती है और महागठबंधन 62 से 80।
तो ये कहानी है। मतलब ये तो अब बता ही दीजिए, आखिरी भी अब बचा ही क्या, अंतिम भी दिखाई दे सर तो, क्योंकि क्यों हाथी की पूंछ रखे हम बचा करके। दिखा दीजिए अगला क्षेत्र भी दिखा दीजिए ओवरऑल, फिर ओवरऑल सर्वे पे हम लोग चलते हैं। सीमांचल का भी दिखा दीजिए सर्वे। सीमांचल का सर्वे आते ही सारी सीटें बराबर हो जाएंगी। वो रीजन जहां पर मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा हैं, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, 24 सीटें। वो इलाका जहां पिछले इलेक्शन में ओवैसी साहब का जादू चला था और लालू तेजस्वी का जादू ढला था। सीमांचल के मुसलमानों ने ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर कर दिया था, ऐसा भी आप कह सकते हैं। 24 सीटों में एनडीए 10 से 12, महागठबंधन 8 से 10, जनसुराज 1, एआईएमआईएम 2 से 3। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब ओवैसी को वोट मिला भी लेकिन उतना नहीं जितना पिछली बार, और यहां एनडीए बहुत नहीं पीछे गया। 12 सीट पिछली बार भी मिली थी, इस बार भी आप 10 से 12 सीटें दे रहे हैं। और इसके साथ ही सारी सीटों का सर्वे हमारा एग्जिट पोल का आ गया आपके सामने। 147 मिनिमम सीटें मेट्राइज एजेंसी दे रही है, मनोज जी की एजेंसी, एनडीए को 147, मतलब 122 से मिनिमम रिक्वायरमेंट से 25 से ज्यादा यहां से आप शुरुआत कर रहे हैं एनडीए की। और अधिकतम महागठबंधन को आप दे रहे हैं 90, उसका बेस्ट केस 90 है, इनका वर्स्ट केस 147 है जी ना जी। कमाल। और ये 2010 रिपीट होने जा रहा है। एग्जैक्ट होगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो ट्रेंड है वो उसी ओर जा रहा है। अब उससे कितना पीछे रह जाएगा केवल 14 तारीख को ये देखने की बात। मैंने सौरव जी को बता रखा था अपने ओपिनियन पोल पे कि सौरव जी मैं नीचे वाले आंकड़े में फेल नहीं हो सकता हूं, ऊपर वाले आंकड़े में फेल हो सकता हूं। यदि मैं 157 तक जा रहा हूं, 167 तक जा रहा हूं, तो जिस तरीके से महिलाओं का रुझान दिखा, जिस तरीके से लोग एग्रेसिव होकर पोल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये कहा जाता है ना कि इतने बढ़े हुए वोट परसेंटेज पे आप एकदम एग्जैक्ट अनुमान लगा लें, ये बड़ा टफ होता है, लेकिन काफी होता है। दो चीजों का डर था हमें, जो हम लोग ओपिनियन पोल में लेकर चल रहे थे कि एक जन स्वराज पार्टी का क्या होगा। जन स्वराज पार्टी ने एनडीए का वोट काटा, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन उस तरीके से उसका रुझान नहीं दिखा, क्योंकि लोगों को लगा कि इनको ज्यादा वोट देने से क्या होगा कि महागठबंधन आगे आओगी। दूसरी बात है कि एआईएमआईए का बता दें कि वहां पे जो 2 से 3 सीटें दे रहे हैं, बीजेपी चाहती भी नहीं थी को बहुत ज्यादा सीट जीत कर आए, बस इतना चाहती थी कि जहां पे 45 या 60 हजार से अधिक वोटर है मुसलमानों का, वहां से 10,000 वोट की किसी तरीके से अपने खाते में ले आए। जीतने का उन्होंने बीजेपी भी नहीं अनुमान लगा के रखे थे, और ये भी चाह रहे थे कि मैं उतना ही वोट लाऊं कि ये कम से कम महागठबंधन के लोग हार जाए, ताकि आगे सबक सिखाने के लिए मेरे लिए आसान होगा। तो ये आपका सर्वे, इंडिया टीवी मेट्राइज का सर्वे, उसके मुताबिक अब आप इसको लैंडस्लाइड कहिए, बहुमत, प्रचंड बहुमत कहिए, जो भी इसको आप नॉमेनक्लेचर करें, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत प्रेडिक्ट कर रहा है कि 14 तारीख को ऐसे नंबर्स आपको दिखें तो आप हैरान ना होइएगा। 147 से 167 एनडीए, 70 से 90 महागठबंधन, संसराज मात्र अधिकतम 2 सीट, एमआईएम ओवैसी जी की पार्टी 2 से 3 सीट, अन्य 0 से 5 सीट। तो ये आपके सामने है। अब आपके पार्टियों में भी दिलचस्पी होगी, कौन आगे रहा, नंबर 1 कौन, नंबर 2 कौन, नंबर 3 कौन, वो भी मैं आपको बता दूं। लैंडस्लाइड तो नहीं हुआ, ये लैंडस्लाइड नहीं हुआ, 62% वोट बताएंगे ना, अभी वोट बताएंगे, वोट परसेंटेज भी आएगा, बताएंगे, वोट पे बताएगा लैंडस्लाइड होता है कि नहीं होता। अब पार्टी वाइज देख लीजिए आप, जेडीयू 67 से 75, जेडीयू 67 से 75 सीटें जीत सकती है मेट्राइज के मुताबिक, बीजेपी 67 से 73, टच एंड गो, वही लगभग बराबरी वाली बात है। इसमें कहिए स्लाइट एज जेडीयू को, एज आप पता लगा सर कितना होता है, कितना ही होता है 2 सीट का, ठीक है। एलजेपीआर 7 से 9, एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान 7 से 9, 7 से 9 में उनको परेशान तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोग तो कह रहे थे 1-2 सीट वाले भी थे, शायद आएगी। और आरएलएम एनडीए को ड्रैग किया है एलजेपी, आरएलएम 1 से 2 उपेंद्र कुशवाहा, ये रहा साहब एनडीए। तो एनडीए में जेडीयू 67 से 75, बीजेपी 67 से 73, मतलब स्लाइट मार्जिन से जेडीयू बेटर कर सकती है। तो लेकिन यह भी इस चुनाव की एक बड़ी कहानी होगी अगर यह सच होता है तो, कि जेडीयू बड़ी पार्टी बनी बीजेपी से। एलजेपीआर 7 से 9, आरएलएम 1 से 2। अब देख लेते हैं हम महागठबंधन का हाल। तो महागठबंधन में सारी पार्टियां जो हैं वो बता रही हैं, आरजेडी 53 से 58, आरजेडी 53 से 58 सीटें, पिछली बार 75 सीट थी आरजेडी की, तो 75 से घट के वर्स्ट केस में 53, बेस्ट केस में 58 आ सकते हैं तेजस्वी यादव की पार्टी। 20 सीट तो कांग्रेस ने कैसा किया, क्या कांग्रेस ने और डब्बा गोल किया महागठबंधन का? कांग्रेस पार्टी मेट्राइज के मुताबिक 10 से 12 सीटें मात्र, पिछली बार 19 सीट लाई थी कांग्रेस, 70 सीट लड़के 19 लाई थी, इस बार 61 सीट लड़ी है कांग्रेस के लिए। 61 सीट लड़के 10 से 12 कांग्रेस पार्टी। और आरजेडी 143 शायद लड़ी है, तो 143 में वो 53 से 58 बता रहे हैं आप।
वीआईपी 1 से 4, मतलब वीआईपी पिछली बार 4 सीट लाई थी, इस बार भी 4 तक आप बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी को 1 से 4। सीपीआई एमएल काफी नुकसान में रहेगी अगर यह आंकड़ा सही होता है, 5 से 8। पिछली बार मेरे जहां तक मेरा ख्याल है 16 था। सीपीआई एमएल अलोन 12 12, मुझे भी 12 याद। चार सीपीएम और सीपीआई का अलग था सर, 2-2 सीट, तो 12 था सीपीआई एमएल, उसको आप 5 से 8 बता रहे हैं, तो काफी नुकसान। और सीपीआई सीपीएम मिलाकर के 4 से 6, ये 4 थे पिछली बार, आप अभी भी इनको 4 से 6 बता रहे हैं। एआईएमआईएम का हमने आपको बताया 2 से 3, पिछली बार इनकी 5 थी। जनसुराज कोई नहीं चौंका पाई, जनसुराज सर्वे के मुताबिक तो अधिकतम 2 सीट पर ठहर जाना चाहिए। जनसुराज पार्टी 0 से 2 सीट, अन्य 0 से 5 सीट। तो अब इसके बाद बाकी रह जाता है वोट शेयर, वो मैं आता हूं थोड़ी देर में। अब मुझे आप बताइए, अब ये इतनी सारी कहानी जो आपने बताई है, वोट शेयर भी बता देते हैं। चलिए, एनडीए 48.4%, 48.4। अब 2020 और 2010 की काफी बात हुई तो वो बता दूं आपको, पिछले चुनाव में था 37% दोनों, और 37 से बढ़ के 48.5% पर एनडीए जा रहा है। 11.5% वोट बढ़ रहा है एनडीए का हमारे सर्वे के मुताबिक। महागठबंधन 36.8, ये वही है लगभग 37.220 था मेरे ख्याल में पिछली बार, 37.20, और इस बार ये 36.8, तो ऑलमोस्ट वही है। मतलब वोट में महागठबंधन को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, बहुत ज्यादा अतिरिक्त वोट एनडीए को चला गया। यह है कहानी इस चुनाव की। अब मुझे बताइए इसकी सबसे बड़ी थीम इस चुनाव की, महिला वोट, ये सब कुछ। सबसे ज्यादा जो वोट परसेंटेज बढ़ाया है, जो एनडीए को भी कही है और इलेक्शन में भी बढ़ाई है, कि जो बिहार में सबसे आज लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि वोट परसेंटेज इतना हाई हुआ। देखिए, वोट परसेंटेज एक ही कारण से नहीं बढ़ा, उसमें बहुत सारे मल्टीपल कारण थे जिसके कारण से वोट परसेंटेज ओवरऑल वोट में बढ़ा है। उसमें एक महिलाओं का योगदान कर सकते हैं, दूसरे जो प्रवासी वहाँ पे जाकर निवास मैंने अपने निवास स्थान पर गए और वहीं रुक गए और पोल करके जो वापस जा रहे हैं, तो ये सब हाँ, दोनों को ध्यान में रखकर उन्होंने गए और वहां पे रुके रह गए। जनसुराज पार्टी का इतना जरूर कहूंगा कि जनसुराज पार्टी ने एनडीए को कहीं न कहीं डेंट पहुंचाया है, नहीं तो एनडीए आज बड़ी पार्टी जरूर बन के रहती। तो जो प्रशांत किशोर जी, नहीं सॉरी, बीजेपी बड़ी पार्टी बन के रह जाती। दूसरा ये है कि जिस तरीके से उनका कहना था कि भाई मुझसे लिख कर ले लीजिए कि जेडीयू 25 सीट से ऊपर नहीं जीत पाएगी, तो पता ना कितने लोग लिख कर रखे हैं, मुझे तो नहीं पता। अब तो 14 तारीख को देखूंगा। उन्होंने कहा था मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा भाई, ये भी बोला हुआ है जी। तो ये चीजें हैं, और मुझे कहीं भी नहीं दिखा कि नीतीश कुमार को लेकर किसी भी जनता के बीच में जाइए। यहां तक कि आरजेडी के भी जो वोटर थे वो कहीं नाराजगी उनसे नहीं व्यक्त करते थे। और एक चीज तो मानना पड़ेगा, जिस तरीके से कांग्रेस को 60 साल याद दिलाकर आज वोट मांगी जाती है, लालू यादव का 20 साल का वो शासन बिहार के अभी ही नहीं बहुत सारे चुनाव में प्रभाव डालेंगे। और ये इस बार के भी आंकड़े में दिखा कि महिलाओं में काफी उनको लेकर डर, असंतोष या कहिए कि नाराजगी भी दिख रही थी कि भाई वही शासन फिर ना आ जाए। सर, इन आंकड़ों पर आपको कल एडिटोरियल लिखना होता तो क्या होती पहली लाइन? नहीं, ये वोट गवर्नेंस का वोट। अच्छा, चाहे आप महिला की बात कीजिए, अति पिछड़ों की बात कीजिए, लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया है उसका वोट है। गवर्नेंस जब डिलीवरी तक आ जाता है तो लोगों के जीवन को इफेक्ट करता है। आप वेलफेयरिज्म भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मतदाता को रिश्वत दी गई, 10,000 रुपये दिए गए, ये सब आरोप लगा सकते हैं। लेकिन जिसको मिला है उससे पूछिए, उसके परिवार से बात कीजिए कि उसके जीवन में क्या अंतर आया। तो पैसा जो है कोई नीतीश कुमार ने या नरेंद्र मोदी ने अपनी जेब से तो दे नहीं दिया, सरकार का ही पैसा है, जनता का ही पैसा है। सवाल यह है कि आप उसको कैसे खर्च कर रहे हैं। उससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है, संतोष ज़्यादा आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ये बेसिकली गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का रिजल्ट है, जो लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी से आता है जी, जो डिलीवरी से आता है और आपकी योजनाओं से आता है, आपकी नीतियों से आता है। ठीक है, जिस तरह से आप पूरे समाज को लेकर सोचते हैं, महिला सेंट्रिक विकास, ये जो है, मैं मानता हूं कि 2014 से ये जो नैरेटिव चलाया नरेंद्र मोदी ने, वो हर राज्य में उनके लिए फायदेमंद रहा, कहीं ज़्यादा कहीं कम। लेकिन बिहार में उसका सबसे ज़्यादा असर
दिखा, क्योंकि फिर कह रहा हूं बीजेपी और जेडीयू का जो सामंजस्य था इस चुनाव में, वो इससे पहले सिर्फ 2010 में देखने को मिला था। ठीक है त्रिपाठी जी, अब इसमें देखिए बाकी तो बातें आप जो कहते आए हैं वही सर्वे भी बता रहा है। इसमें एक ही बात है कि जेडीयू नंबर 1 पार्टी बन सकती है, इस पर आपको कोई आश्चर्य? नहीं, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि हालांकि मैं बताऊं कि जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, तो उनसे एक कार्यक्रम में हम लोग मिले तो पूछ लिया लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पूछा ही गया क्या नीतीश जी साथ में रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड, नीतीश जी साथ में रहेंगे और जनता दल यूनाइटेड इस बार पहले से अच्छा करेगी। तो मैंने हंसते हुए कहा कि दूसरी लाइन पहले बोलना चाहिए था, वही तो मूल में छिपा हुआ है। तो ये कहीं न कहीं है। और अभी परसों मुझे एक सज्जन दरभंगा से फोन किया, उन्होंने कहा कि आप सब सही कह रहे हैं, क्लीन स्वीप होगी, बहुत शानदार है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ी पार्टी होगी। मुझे थोड़ा सा इसमें संदेह दिखता है, क्योंकि जो एक तरह से कहें कि सीट के लिहाज से कहें, क्योंकि जब ग्रोथ होती है तो वो दिखता है। 43 से अगर 60 चले गए, 65 चले गए, तो वो ग्रोथ बहुत दिखता है, वो सर्वे में भी दिखेगा। लेकिन जब 74 पे खड़ी पार्टी हो, अगर 80 हो जाएगी तो वो ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा। जैसे राष्ट्रीय जनता दल भी है 75 के आसपास है, तो उसका वो ग्रोथ या नहीं दिखेगा। मैं आज भी ये मानता हूं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, लेकिन सर्वे भी कह रहा है और ज्यादातर लोग कह रहे हैं, तो अभी तो हम सर्वे पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि नीतीश कुमार पर जो हमला नहीं हो सका, नीतीश कुमार आप मतलब कमाल है, विपक्ष के रणनीतिकार इसमें लगे रह गए कि अरे भाई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तुम क्यों नहीं बना रहे हो। उनको क्या करना था, हम लोगों ने एक दिन इस पर बड़ी विस्तार से चर्चा की थी। उनको क्या करना था, उनको नीतीश कुमार पर ही तो हमला बोलना था। 20 साल कौन मुख्यमंत्री रहा, और वो ये कहते रहे कि अरे देखो भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। हुआ ये कि नीतीश कुमार के प्रति जो पिछले 6-8 महीने में बड़ी नाराजगी या उल्टा मसला था, वो सब प्लस कर गया। हालांकि पिछले 6 महीने इस कैंपेन ने एंटी इनकम्बेंसी को ब्लंट कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। मैं वही कह रहा हूं ना कि जो चुनाव तेजस्वी के इर्द गिर्द होना चाहिए था, उसमें चढ़ गए नीतीश कुमार। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड बड़ी पार्टी बन जाए, लेकिन अभी भी मुझे जो अनुमान मेरा है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। ये तो अद्भुत तो ये हुआ कि कांग्रेस, आरजेडी, सब बड़े बड़े नेता, उनके तेजस्वी जी, बाकी नीतीश, राहुल गांधी, सभी लोग वो नीतीश कुमार पर हमला करने की बजाय उनके प्रति करुणा दिखाने लगे कि भाई ये तो इनको तो बनाएगी नहीं, इनका क्या होगा, इनकी पार्टी भी खा जाएगी, उनकी ज्यादा चिंता करने लग गए। तो ये तो लोगों को लिखा, मतलब उनके बारे में नेगेटिव बात ऑपोजिशन ने भी करनी बंद कर दी अंतिम दिनों में आते आते। तो राहुल जी, आप सहमत कुछ हो पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, मुझे लगता है ये वोट जो है ना, वो प्योरली जो स्कीम्स चलाई गई है ना, उसके प्रति है। जैसे अगर आपने 10,000 रुपये दिए और वो 10,000 पहुंच गए, उससे बहुत ज़्यादा फर्क आया। दूसरों ने भी अनाउंस किया ऐसा, मैं इसको कोई गलत नहीं मानता कि आप, क्योंकि साउथ में ऐसा बहुत सारा स्कीम्स होती थी और जिसको लेकर बहुत ज़्यादा फायदा भी होता था पॉलिटिकल पार्टीज को। तो इसमें भी जो मॉडल इख्तियार किया गया, जो यूज़ किया गया, उसके कारण बहुत ज़्यादा फायदा। अगर इसको मैं विकास के प्रति बोलूँ तो बिल्कुल विकास के प्रति नहीं है, क्योंकि मैं अगर बिहार की सारी चीज़ों को देखता हूँ तो 65 लगभग 65% हाउस होल्ड्स में एक माइग्रेंट थे। 5% मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स भी आप क्रिएट नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है ये जो वोट है, ये प्योरली एक तो महिलाओं का वोट है, और दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि ये वोट जो है, जो आपने स्कीम्स चलाई और उसको इफेक्टिवली मुझे लगता है 14 को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्हीं लाइंस पर, या आपको लगता है इतना एक तरफा नहीं होगा? जो भी हो, मुझे लगता है कि देखिए, ये मोरलेस सारे जितने एग्जिट पोल हैं वो सारे ये कह रहे हैं कि कोई भी 133 से कम नहीं दे रहा है। और हम ये मान के चल रहे थे कि बीजेपी और जेडीयू जो है उसको एज है ही इस चुनाव में, और अगर ये एग्जिट पोल सही होता तो नेचुरली इतना जो है सीटें जो है। ये इंपॉर्टेंट जो आपने कहा, क्योंकि मनोज जी ने तो हमारे साथ शेयर किया सर्वे, बाकी जगह जो और एजेंसियों का भी चल रहा है, 130 से कम तो मुझे नहीं लगा कोई भी नहीं, 133 से कम, 133 से कम किसी ने 133 से कम किसी ने एनडीए को नहीं दिखाया, नहीं दिया है, तो वो सही है। और अब गलत होना है तो सबको होना पड़ेगा। देखिए, मैं लोएस्ट 133 है, जिसका 133 भी है, लोएस्ट 133 नहीं, बट इसमें जो चुनाव पे आपने कहा ना कि इनको जो पूछा कि क्या हेडलाइंस लिखेंगे, तो प्रदीप जी तो कुछ भी लिख सकते हैं और अच्छा ही लिखेंगे, पर सच्चाई क्या है इस चुनाव की? जो बात है और जो त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं, सर अगर कोई अच्छा लड़का है, अच्छा टॉप, बहुत बार अच्छा कर रहा है और वो बहुत अच्छा कर गया, तो सरप्राइज नहीं है। नीतीश कुमार का पीछे से इमर्ज कर, हेडलाइन वही निकलती हुई दिख रही है इसमें। देखिए, पोल ऑफ पोल में भी बता देता हूं प्रोफेसर साहब, 6 सर्वे का औसत हम आपको बता देते हैं। तो इसमें अगर कोई बहुत विपरीत ट्रेंड हुआ होगा तो वो भी इसके अंदर हमने ले लिया है। 6 पोल्स का सर्वे का औसत क्या कहता है? सारे पोल्स एनडीए की वापसी बता रहे हैं, पहली बात तो।
मतलब एक भी पोल अभी तक दृष्टि में ऐसा नहीं आया जो ये बताता हो कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया टीवी मेट्राइज एनडीए 147 to 167, चाणक्य टुडे 130 से 138, ये थोड़ा सा लोअर साइड पर है। पोल स्ट्रैट 132 से 140, अगर मैं ठीक पढ़ पा रहा हूं तो जी। पोल डायरी 33 से 48, 133 से 148, पोल डायरी 184 209, ये तो 184 से शुरुआत कर रहे हैं एनडीए के लिए, मतलब ये 200 पार बता रहे हैं। जेवीसी 135 से 150 एनडीए, डीबी रिसर्च 137 से 152, अब इसके हिसाब से औसत हो जाता है 145। हालांकि औसत का कोई मतलब नहीं होता, मैं नहीं मानता मतलब, लेकिन फिर भी एक चलन है तो हम दिखा रहे हैं आपको कि भाई इन सारे सर्वे का ये है कोई। लेकिन ये जो क्या ही है, जब कोई इलेक्शन रिजल्ट ना आउटलायर हो जाता है तो विश्वास करना मुश्किल होता है। मुझे 2014 का चुनाव याद है, यही चाणक्य का जो है एग्जिट पोल आया न्यूज़ 24 में कि 73 ±7, वहाँ सबने प्रोग्राम रुकवा दिया। अच्छा, कि ये हो ही नहीं सकता। यूपी में बताया, यूपी में। तो हमने कहा कि शुरू से हम कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो सबसे बेस्ट किया है अब तक उससे बेहतर होगा। तो समता पार्टी को मिलाकर 61 सीटें जीती थी बीजेपी 98 में, मेरा मानना था कि उससे बेहतर होगा। बाकी लोग जो है उसके बाद चाणक्य के जो मालिक थे उनको बुलाने की कोशिश होने लगी, आने को तैयार नहीं। फिर ये हुआ कि फ़ोन पर ही बोल दें, वहाँ एडिटर और जो है मालिक लोगों ने कहा कि ना ये हो ही नहीं सकता, इसको चलाएंगे नहीं, हमारा चैनल बदनाम हो जाएगा। और जब रिजल्ट आया तो 73 है। सौरभ जी बता दें, तो अभी भी आपको वो 200 वाला ही ज्यादा पसंद आ रहा है मुझे लग रहा है। 180 से 200। देखिए 48 मनोज जी, चाणक्य के बारे में बता दे, वो चाणक्य नहीं है जो देती है, चाणक्य स्ट्रेटेजी है, हाँ। ये चाणक्य स्ट्रेटेजी। नहीं मनोज जी, लेकिन जो वोट के अभी तक हम लोगों ने जितना सेफोलॉजी देखा है कि अगर वोट 48.6% यानी 49% है और दूसरी ओर 36.5% वोट है, तब ये सीट 175 के ऊपर जाएगी। एक मैंने कहा। दूसरा है कि इसमें कुछ सीटें जो होंगी वो जो आप बता रहे हो क्लोज फाइट की होंगी, इसके कारण आपने शायद सीट के आकलन में वोट तो आपका ठीक है, लेकिन कई बार आदमी जो है पीछे अगर धक्का लगा होता है तो विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए थोड़ा सा सीटें में कंजर्वेटिव हो जाता है। ये 48.6 पर 175 के नीचे अगर इतना वोट है तो नहीं हो सकता। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि यदि मैं गलत होखूंगा तो ऊपर से गलत होखूंगा, नीचे से गलत नहीं होखूंगा। नहीं, चर्चा अब इस पर नहीं होनी मिनिमम चाहिए। आपका ठीक रहेगा। हाँ, मिनिमम ठीक रहेगा, इससे नीचे नहीं जाने वाला। नहीं, पर चलो ठीक है, वो एक एज पकड़ के चल रहा है ना, एक एज पकड़ के चल रहा है। देखिए ये तो डिफेंसिव है ना। नहीं, डिफेंसिव हमेशा रहना पड़ता है एग्जिट पोल, चूंकि एग्जिट पोल पर बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं तो हम एकदम से ऐसा लें जैसे आजकल। एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि सेफोलॉजी में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि वोट शेयर को आप सीट में बदल सकते। वो ठीक है, सही तरीके से वो भी ठीक है। वो हमेशा जो गलत होता है वोट को जब आप सीट में बदलते हैं। लेकिन ये तो देखिए 13% का अंतर है, 12%। लेकिन मेरा भी मानना है कि 49% करना बड़ा मुश्किल। सर मैं अवधेश जी, मैं तो कहूंगा कि देखिए इतना साहस वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा लोअर जो नंबर है वो कम नहीं हो सकता, इससे नीचे नहीं जाएगा, एनडीए नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, और कई ट्रेन जो है ना और 2 घंटा ज्यादा लिख देती है, समय से पहले आपको पहुंचा देती है। नहीं, लेकिन एक एयरलाइंस भी है, इंडियन एयरलाइंस भी जो है तो वो है, एयरलाइंस अक्सर ऐसा करती है। करती है। अच्छा क्लोज फाइट। अच्छा चलिए ठीक है, चूंकि एक सेकंड मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं। ये जो नंबर दिख रहा है आपको, एक तरफा जीत दिखा रहा है एनडीए की बिहार में हो सकती है, अनुमान ऐसा है। यहां चर्चा ये हुई कि क्या मनोज जी ने एक कंजर्वेटिव सर्वे किया कि बीजेपी को मतलब एनडीए 200 भी छू सकता है, लेकिन गलत ना होने का रिस्क नहीं लेना चाहते आप, गलत होने का रिस्क नहीं लेना चाहते। देखिए मैं बहस को बस एक निचोड़ बता रहा हूं ताकि मैं आगे यही सवाल कर पाऊं। क्या 200 के करीब जाना ज्यादा संभावना है या इसकी ज्यादा संभावना है जो दिख रहा है अगर जीत एनडीए की है? देखिए मैं फिर से वो बता देता हूं जो नंबर मैंने बताया। मुझे लगता है कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड मिलकर 140 के आसपास रहेंगे। सही है, ये मेरा पहले दिन से आंकड़ा है जो मैं सीटें पढ़ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। अब उसके बाद चिराग, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मिलकर कितना जोड़ देंगे, मतलब उनकी कोई मैक्सिमम लिमिट होगी ना भाई, सब मिला के 20, सब मिलाकर 20-25 होंगे। हाँ। तो मुझे लगता है वो एक जिसको कहें कि अनुमान लगाने लायक आंकड़ा है। लेकिन जो अवधेश जी कह रहे हैं वो बात भी सही है। अगर 48 और 36 है
तो फिर ये बहस वहस की गुंजाइश कहाँ है? तब तो फिर आधी चल रही थी, तब तो फिर सब खत्म है, तब तो चलिए भाई, 180 हो जाए, 200 हो जाए। एक चीज भाई, मनोज जी का हमने मतलब काफी हमने मजे लिए थे। 49% वोट जी, दिया जी, था, मुझे याद है उन्होंने अपने ओपिनियन पोल में, तो हमने कहा 49% वोट, 37 से 49, 12% वोट आप बता रहे हैं बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा आप देखिएगा। अब आपने उसी दिन को सच रखने के लिए तो नहीं कर दिया एग्जैक्ट? नहीं देखिए, जो चीजें 48.4 बिल्कुल वही है। पहले हम लोग समझ ले कि आखिर वोट बढ़ रहा है। देखिए, एनडीए का जो वोटर है, जो पिछली बार नहीं दिया था, इस बार जुड़ा है। और ऐसा नहीं है कि आरजेडी वोट परसेंटेज के हिसाब से उसके भी वोटर एग्रेसिव होकर पोल किए हैं। जैसे अभी अवधेश जी ने पूछा कि कितनी सीटें ऐसी मार्जिनल है, तो 38 सीटें हैं बीजेपी और जेडी दोनों मिला के, जहां पे मार्जिनल है। उसमें से उपेंद्र कुशवाहा के भी 3 सीट है, जो लड़े हैं 6 पे 3 सीटें उनकी है। तो ये मार्जिनल सीटें होती हैं, लेकिन जो अभी तक दिख रहा है, अभी तक तो महिलाओं का इलेक्शन कमीशन ने वोट परसेंट, हमारे पास तो कोई ऐसा मशीन है जिसे हम पता लगा पाए कि महिलाओं का वोट परसेंटेज कितना बढ़ा है। लेकिन जो हम लोगों का रैंडम डाटा में जो आ रहा है, जो हम लोग अनुमान लगा पा रहे हैं कि वो 13% से लेकर 15% तक उनकी बढ़ोतरी हुई है। यदि ये हमारे आंकड़े सही हैं और वो है, तो ये वोट परसेंटेज आएगा। वोट परसेंटेज और सीट दोनों अलग है, लेकिन आपका कहना ठीक है, इतना बड़ा जब मार्जिन होता है तो सीट और आनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप क्या चाहते हैं कि आरजेडी को इतने सीट नहीं बताइए आपने मार्जिनल, ऐसा नहीं। क्लोज कॉन्टेस्ट की कितनी सीटें बता रहे हैं? 38 सीटें ऐसी हैं, 38 सीटें जेडीयू और इनको मिला के। तो इसमें वो आपने कैसे डिवाइड किए हैं? मतलब देखिए, होता क्या है कि बराबर- वहां पे बराबर। एज कैसे मिल रहा है, किस पार्टी को मिल रहा है, वहां कास्ट सिचुएशन क्या है, क्या ट्रेंड रहा है पहले से वहां का, ये सब मिलाकर मैं जानना चाह रहा हूँ इस 38 सीटों में आपने महागठबंधन को कितनी सौरभ जी, जीतते एक दिखाया है, प्रश्न मुझे- कितनी एनडीए को जीतते दिखाया है? सौरभ जी, एक देखिए- प्रश्न मुझे खाली पूछना है। इसका जवाब देखिए बता। नहीं, जिसमें जो एज है उसको उस पार्टी में ट्रांसफर किया जाता है। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जब भी विनिंग पार्टी होती है, जो एज वाली सीट होती है, उस पार्टी के तरफ ही वो झुकाव हो जाता है। ये हमेशा जान लीजिए। दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि अच्छा, वो सीट टू सीट momentum बताइए, में चला जाता है। सूट, हाँ, सीट टू सीट बताइए। हम लोगों ने बार बार, याद होगा दिल्ली वाले में हम लोग का मानना था कि सौरभ जीत जाएंगे, सौरभ आजाद, लेकिन जीते कौन? अतिशी के बारे में सबका मानना था कि चुनाव जाएंगे। तो कभी सीटों का भी बदलाव हो जाता है हमारे अनुमान के अनुपात। पर मुझे एक चीज आप बता दीजिए मनोज जी, जैसे 38 सीटें ये जो आप कह रहे हैं कि बहुत क्लोज मार्जिन में है, इसमें जो तीसरा है वो कितनी दूर से ले जा रहा है, इसका आपने कैसे आकलन नहीं, किया? वो आकलन जो वो वोट तीसरा अभी- कोई आइडेंटिफाई कर पाए? हाँ, नहीं होता है। देखिए, 2 तरह के हम लोग करते हैं। एक तो होता है कि जो हमारे पत्रकार जाते हैं वहां पे जाकर उनका व्यू लेते हैं, कुछ लोगों का व्यू लेते हैं, और हम लोग का एक कास्ट का बना हुआ कि वहां पे कास्ट का पोल क्या है। जब पोल करने के लिए जब हम लोग एग्जिट, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा कि वो जो तीसरा दल है, जो तीसरी नंबर पे है, मैं तो वही बताने के आगे वो चल रही आपने कोई आइडेंटिफाई कर हाँ, पाए? वो भी कहे ना कि आइडेंटिफाइड किया, तभी ना मैं बता रहा हूं। तो जब हम लोग देखते हैं कि ये वोट कास्ट वाइज कैसे गिर रहा है, एरिया वाइज कैसे गिरा, कैंडिडेट वाइज कैसे गिरा, पार्टी वाइज ऐसे कर रहा है, तो जब ये सब हम लोग लेकर चलते हैं, तब हम उसको डिफाइन करते हैं कि नहीं, ये पार्टी निकल सकती है। अच्छा, आपने क्या जनसुराज का अलग से वोट प्रतिशत भी दिया है इसमें? हाँ, 5% दिया है ना? 5%? जी हाँ, चूंकि हमने पार्टी वाइज वोट नहीं दिखाया है, 5% आप बता रहे जनसुराज का। जी। पर वो 5% लेटरल है या फोकस्ड होने के कारण? नहीं, कुछ नहीं, सीटों फोकस पे? करेंगे नहीं। 243 सीटों पे आप लड़िएगा, इसलिए? तो हाँ, इसलिए वो नहीं, आएगा पर सब ही। जगह 5% तो हो नहीं सकता। नहीं, 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 सब जगह नहीं है। कहीं कहीं तो अब छोड़िए, उसमें हम लोग को डिस्कशन कहीं तो बहुत आप ज्यादा होपफुल थे ना जनसुराज की? नहीं, मैं 2 बातें देखिए कहना चाहता था, और चूंकि अब ये बात तो नंबर्स तो सबके सामने है। इस चुनाव में जो मैं पहले भी कह रहा था और उस दिन भी कहा था आपके सामने भी कि जदयू एक बहुत सुनियोजित तरीके से चुनाव लड़ी है। मैं जदयू को थोड़ा ट्रैक भी कर रहा था। बीजेपी का परफॉर्मेंस जो पिछली बार था उसके आसपास ही लग रहा है, पर ये जो मोमेंटम है, ये जदयू का ऊपर पहुंचना, इसमें नेचुरली बीजेपी के जुड़ने से, मोदी साहब के आने से, उनके पर्सनालिटी से, चुनाव मैनेजमेंट से, ये सारे फैक्टर्स हैं। पर जेडीयू के जो वॉर रूम का अपना कहानी है, और जेडीयू ने जिस प्रकार से सोशल कॉम्बिनेशन किया, और जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं टारगेट मिस हो गया अपोजिशन का, कल जाकर प्रशांत किशोर ने, मुझे लगता है कि थोड़ा नीतीश कुमार पर एग्रेशन किया। उसके पहले आप प्रशांत कुमार किशोर को भी देखें तो वो नीतीश कुमार को ठीक ठाक कहते हैं, उनके आसपास के 2-4 लोगों पर उन्होंने अटैक किया, पर नीतीश कुमार पर कोई अटैक नहीं, उनके ऊपर बोलना लगभग बंद कर दिया था। नहीं, तो नहीं, देखिए, बीजेपी और एक बार जेडीयू कंप्लीट कर ले सकते। अच्छा, तो मुझे लगता है कि अगर ये चुनाव ऐसा है जैसा नंबर्स आ रहे हैं, और मनोज जी जो नंबर कह रहे हैं, इस हिसाब से इस चुनाव का अगर कोई सरताज है तो
संगठन चाहे बीजेपी नेतृत्व मोदी वो सब अपनी जगह पे, पर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के ठीक है। बुरे हेल्थ में पॉलिटिकल कैपिटल ज्यादा है। नीतीश कुमार के जो हेल्थ पिछली बार अच्छी थी तो पॉलिटिकल कैपिटल कम था, इस बार ज्यादा। इसमें एक जरूरी बात जोड़ना है। देखिए, जब हम कह रहे हैं कि उनकी पॉलिटिकल कैपिटल, तो फिर मैं कह रहा हूं हम लोग मिस कर रहे हैं। अगर ये आंकड़ा है जो हम लोगों को दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा है, तो ये जो जंगल राज की वापसी का डर है, उसको जोड़िए इसमें। वो बहुत बड़ा डर अंतिम है। समय में वो काम किया। अब गाना चलेगा कि तुम हमको गंवार कहोगी, कट्टा ले लेंगे तो रंगदार कहोगी। अब इस गाने के बाद आपको लगता है कि वो महिला और वो जो प्रवासी, मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं कि बिहार ने पिछले 20 वर्षों में अपने को चेंज किया है। अब वहां वोटर कहेगा कि हम परिवर्तन के साथ हैं, तो आप सोचेंगे तेजस्वी के साथ हैं, और उसके बाद वो कहेगी नीतीश जी बड़ा अच्छा काम करेंगे। तो एग्जिट पोल वाले भी तो कहीं मतलब उसी तरह से तो अनुमान लगाए। होता है ना, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब आप 10,000 के साथ जंगल राज का डर और जोड़ दीजिए तो वो 1 + 1 2 ही नहीं रहेगा, फिर कुछ ज्यादा हो जाएगा। सर नहीं, सौरभ जी, इस चीज को हम नहीं भूल रहे हैं। जहां तक जातियों की बात करें तो आप ये समझिए, बिहार में ओबीसी जो ग्रुप है, जो लार्जर ग्रुप है, उस ओबीसी ग्रुप में जो सबसे बड़ा ग्रुप सिंगल एक कास्ट का है, उसका सबसे ज्यादा अगर डर होता है तो कहीं ना कहीं ईबीसी और एससी वोट को होता है। और एससी वोट का कंसोलिडेशन अगर बीजेपी जेडीयू की तरफ हो रहा है, जैसा दिख रहा है, वह हुआ है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण आपको ये रिजल्ट में दिखेगा। ठीक है, अब ये तो रिजल्ट ये भी बता रहा है, लेकिन अगर लगभग पिछली बार के वोट पर ही है, ऑलमोस्ट वही है, 37% पर महागठबंधन, मतलब उनका उनका जो सोशल कोलिशन था वो इंटैक्ट है। हाँ, वो लगभग है, ज्यादा वही है, उतना ही नहीं तो वीआईपी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, जिसकी वीआईपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नहीं, इसमें वीआईपी का बहुत ज्यादा नहीं है, और वीआईपी का वोट बटा है और इंडिया की तरफ भी गया है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो जो आपने शुरुआत की थी ना मिथिलांचल से, ये जो तो वहीं बात से हो रही है ना कि वोट परसेंटेज, बाकी सीटों के लिए मेरे को लगता है कि उस तरह से होगा, लेकिन वोट परसेंटेज अगर आप 9-10% का वोट किसी के ज्यादा हो जाएगा तो क्लीन स्वीप होता है। क्लीन स्वीप 12% है सर। अगर 12% का है तो दूसरी पार्टी को बिल्कुल सीटें नहीं मिलती, कोई ना, वो तो ये तो लड़ाई है। एकदम क्लीन स्वीप होता है। और मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, बिल्कुल क्लीन स्वीप। 2010 अगर ये परसेंटेज ऑफ वोट बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन जब आप जाएंगे तो कार्यकर्ताओं और जमीन पर दिखाई देता है। वो जेडीयू अलग लड़ती है, बीजेपी अलग लड़ती है, ये 80% से ज्यादा सीटों पर ऐसा नहीं दिखता है। ये बिल्कुल वहां ना, मैंने देखा कि आप वो नहीं बता रहे जो मुझे बताया था अलग से आपने। क्या आपको क्या बताया था अलग से? नहीं, इसके आगे मैं बताइए। सीटों पर टिकट खराब हुआ बीजेपी का, वो तो पहले भी बोला भाई, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा कुछ फर्क होगा कि नहीं होगा? नहीं, पर हर्षवर्धन मैं एक चीज बताऊं, पूरे कर रहे हैं। देखिए, इसलिए हम जो ये मान रहे हैं ना, जब पहली मीटिंग हुई थी एनडीए की, तो बीजेपी ने अपना एक सिद्धांत दिया कि इस बार की हमारी लड़ाई में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होगा, जिसकी जो हैसियत है उसके आधार पर लड़ेगा। और नीतीश कुमार ने, सुनिए, एलजेपी के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते हुए भी वो जो चुनाव प्रचार कर रहे थे तो सभी पार्टियों के प्रचार में गए हैं। ये नहीं है कि वो केवल उनके एलजेपी के नहीं गए हैं। तो वो जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कॉम्बिनेशन महागठबंधन में है ही नहीं, इसलिए वो इतना एकाकार है ना। 80% आपने हमको सीट नहीं दी, मांझी जी को सीट नहीं दी आपने। नहीं, हमका होगा, आदर्श में गया होगा, हमका होगा। नहीं, 4 से 5 सीट लड़ रहे हैं, वो आज ही सारा सीट लड़ रहे हैं। 3 से 4 या 4 से 5 दिया। दिया, हमका दिया। सौरभ जी, एलजेपीआर को आपने 7 से 9, इनका भी बता दें, ये 4 से 5 दिया। 4 से 5 है, तो मतलब हमका तो बहुत बढ़िया 6 में 4 से 5 है। अलायंस बहुत बढ़िया है। हाँ, लेकिन वो 6 सीट पे 4 से 5 95% लेकिन वो मार्जिन की सीट होगी। सुनिए, वो मार्जिन की 6 से 5 अगर वो जीत रहे हैं तो इसका मतलब वो 4 से 5, आ सकते हैं, लेकिन मार्जिन वाली 4 सीट से है। 5, मार्जिन वाली सीट, मतलब 4 भी जीत रहे हैं तो मेजॉरिटी उससे कम नहीं जीतेंगे। प्रदीप जी, ये अगर 29 में लड़के 7 से 9 एलजेपीआर बता रहे हैं चिराग पासवान को, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा प्रदर्शन? ये उसी कैटेगरी में आएगा जिसमें 2020 में कांग्रेस का था, खराब। एनडीए को खराब ड्रैग किया। 29 सीट देना एनडीए का बिल्कुल सर, एलजेपी को गलत फैसला था, लेकिन गठबंधन को बनाए रखने के लिए मजबूरी थी, वरना चिराग पासवान फिर से कुछ कर सकते थे। ऐसा? वो हाँ, बिल्कुल कर सकते भाई, जब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सर, दिल्ली में मंत्री है, खेल बिगाड़ मंत्री नहीं, है। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन सवाल ये है कि वो दोनों को अलग अलग करके चलते हैं ना, कि हमारा गठबंधन दिल्ली में है,
वैसे यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ गठबंधन में इनको बीजेपी शामिल को कर दिया। बहुमत सर, प्राप्त एक, नहीं एक, है। एक, एक समस्या अखबार के एक ओपिनियन पीस में जो मैंने पढ़ा और उसको आप लोग भी सोचिए, ये कहा गया कि एलजेपी के पास लोकसभा में विक्ट्री थी, बट डिड एलजेपी आल्सो हैव द मैंडेट? इस चुनाव में मैंडेट टेस्ट होना है। लोकसभा के चुनाव में एलजेपी को समर्थन मिल रहा था, कहीं से भी टिकट किसी को दे दिया जाए। आप समझिए जो उनके खगड़िया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहाँ के वो कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, किस क्षेत्र से जीत रहे हैं, वहाँ कास्ट कम्बिनेशन क्या है, वो एक राष्ट्रीय, वो मोदी का वोट था। मोदी का मोदी वोट का है। वोट। अब ये अपने पार्टियों के अपने वोट हैं। अब जैसे मनोज जी कह रहे हैं कि हम भी अगर 4 जीत रहा है, 6 में 4 जीत रहा है, इसका मतलब है वो मगध वाले क्षेत्र में जहां उनकी भूमिका है, वहां पर जो शेड्यूल कास्ट वोट है वो एनडीए की तरफ जा रहा है। अब एलजेपी अगर जो ये कह रहे हैं, अगर मैं बार बार कह रहा हूं जो ये नंबर, क्योंकि बड़ा मुश्किल प्रश्न है कि एक तरफ तो बहाव जो है वो एनडीए की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि ये एलजेपी के पास जो नंबर्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो ठीक, अब वो दूसरी तरफ जा रहा है। चिराग का स्टॉक डाउन है इस बार। नहीं नहीं, देखिए उसको आप समझिए, क्योंकि उनका स्टॉक बहुत अप है इसलिए डाउन है। आप कह रहे हैं मोदी का वोट, अरे वो मोदी का आदमी है भाई, ब्लू आइड बॉय है, बॉस के आदमी को कम काम करने पे भी थोड़ा सा ज्यादा तो मौका मिलता ही है। इसमें आप लोग जिस समय पे चिराग पासवान खड़े रहे और जितना बड़ा जोखिम लिया था 2020 में, आप जरा उसकी कल्पना कीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी के लिए ही तो, अब भले उसको कोई न माने, बीजेपी के नेता कहेंगे, लेकिन जिस तरह का जोखिम चिराग ने लिया, पार्टी खत्म हो गई, घर छूट गया, पार्टी टूट गई, सांसद नहीं रह गए, तो उसका कुछ तो लाभ मिलेगा। और हम लोग पहले से बात कर रहे थे कि उनकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी वो थी 18 से 22 सीटें, उनको मिल गई 29 सीटें। तो वो लाभ, पहले ही 8-9 सीटें उनकी ऐसी हैं जो उनको नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि वो मैं फिर कह रहा हूं बॉस का आदमी है, और तो बॉस उसमें के आदमी भी को दिया। वो नहीं, बिल्कुल ज्यादातर सहमत, सीटें बिल्कुल ऐसी हैं सहमत। जिसमें एनडीए कभी नहीं जीता है। नहीं, बीजेपी और जेडीयू दोनों में एलजेपी को इतने टिकट देने से असहजता थी। दूसरा, अमित शाह जी ने इस बार स्पष्ट नीतीश कुमार जी को कहा कि हम वैसी राजनीति नहीं करते हैं कि हम एलजेपी और इनको आपके विरुद्ध खड़ा कराएं। जो 3 लोग हमारे लड़े थे वो टिकट नहीं मिला है उनको, बताया उन्होंने कि हम ऐसा करते ही नहीं राजनीति, उसमें तो हमारी सरकार नहीं बनती। तब उनको यह विश्वास हुआ। इस बार इस पर बात हुई है, समझाया गया है इस बार कि ये ऐसा नहीं था। सर आप देखिए, अच्छा अंतिम कुछ समय मेरे पास, तो इसका मतलब एक और भी है छोटा सा, अगर जो मनोज जी कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं अगर कह रहे हैं, इसका मतलब है कि जेडीयू के वोट्स क्या एलजेपी में ट्रांसफर हुए? क्योंकि अगर हुए होते वो बात भी होगी, तो ये फैक्टर ठीक नहीं है, होता। वो भी बात नहीं, है। अगर 9 सीट मिल रही है तो जाहिर है कि ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अभी यहाँ और जो हारे हैं वो सर, कितने एक मार्जिन तरफ- से हारे हैं। एक अभी तरफ अगर- नहीं, जीतन मांझी के अगर जीत आप रहे हैं। कांग्रेस के किसी जीतन नेता से मांझी- जाके बात करें अभी इस एग्जिट पोल के नतीजे पे, तो वो आपको हरियाणा का इलेक्शन याद दिलाएगा। ठीक, कि हरियाणा में सारा एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल हमारे पक्ष में था, देखो उल्टा हो गया। तो इसको वोट चोरी माने तो भी वो कहे, उसको जस्टिफाई करेगा कि ये तो चोरी से भी हो सकता है, दूसरा उलटफेर भी हो सकता है जैसा हुआ 14 को। ठीक है, मतलब इस आ- बार हमारा- एग्जिट पोल भी राहुल जी को खुश होने का अवसर नहीं दे रहे। नहीं दे रहा इस बार। ये तो बड़ा प्रदीप गुप्ता जी अभी नहीं है, वो होते तो मैं उनके सामने कहता कि उनकी बात। प्रदीप गुप्ता जी हरियाणा में बता रहे थे कि कांग्रेस आ गया, कांग्रेस की सरकार बनी। वही क्यों, बहुत सभी लोग ज्यादातर यही कह रहे थे। तो वो पहले अपना ओपिनियन दे चुके थे, फिर उसके बाद एक प्रोग्राम में और आए कुछ दिनों के बाद, तो उन्होंने कहा आप कांग्रेस की सीटें आप थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसलिए मौका मनोज जी को भी देना चाहता हूं। आप किसी की घटानी बढ़ानी है तो कर लीजिए। नहीं, जो है नहीं, देखिए, लेकिन कहानी कुर्सी में हम लोगों ने लास्ट में क्लियर कर दिया था। अंतिम 6-7 दिन में बिल्कुल क्लियर था कि बीजेपी नो करेक्शन, नहीं कोई करेक्शन नहीं, नहीं, स्टैंड्स यू स्टैंड ऑन व्हाट यू हैव सीन। कोई करेक्शन नहीं है। देखिए, जो चीजें दिख रही हैं वो मैंने रखा और कोई संभावना पे नहीं रखा। ये जो हमें रिजल्ट मिला उस पे रखा। ये कोई नहीं कर सकता कि मैं जो बोल दिया वही हो सकता है। हाँ, नहीं, ठीक ठीक बात। लेकिन मेरी जो आकलन है उस सीट पे जा रही है और वोट परसेंटेज। सर अब बात होगी 14 को, जी। तो कितने बजे तक आज आ जाएगा आपका नतीजा? ये 2 बजे तक अमित शाह जी ने कहा, क्या 1 बजे तक? नहीं, ये 11 बजे के बाद पोलिंग actually इतनी पूछे हाई थे। हुई है तो 2 बजे 2 बजे तक क्लियर होगी स्थिति। ठीक, तो फिर सब तब तक के लिए हम लोग थोड़ा सी विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। आप लोग आए, अपने समय दिया, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर चंद्रचूड़ जी, राहुल जी आपका, प्रदीप जी आपका, मनोज जी आपका, विशेषकर आपने सर्वे किया, अवधेश जी आपका, हर्षवर्धन जी बहुत धन्यवाद आपका।